आज जो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं वो है ब्लड। क्योंकि आपने बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो लगभग पढ़ लिया है, बायोलॉजी पूरी, क्योंकि अब तक आपके 6 चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं, बायोलॉजी के 6 चैप्टर। तो अभी एक टॉपिक छूट गया था आपका, सबसे पहले ब्लड, या हो सकता है कि पिछली कक्षाओं में क्लास में आया हो ब्लड जो है हमारे शरीर के कौन से वाले सिस्टम के अंतर्गत आता है बताइए। आपको मैंने बताया था कई सारे बॉडी सिस्टम से मिलकर के बनी होती है, ऑर्गन सिस्टम से। बताइए कौन बताएगा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था आपको, याद आया कुछ? जैसे स्केलेटन सिस्टम आपका, और भी कई तरीके के, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है ना, मस्कुलर सिस्टम। तो ऐसे ही ये आता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है ब्लड की स्टडी करना। यदि मैं ब्लड की बात करूं, जिसको हिंदी में रक्त कहते हैं, या बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में खून कहते हैं अपना ना, लेकिन शुद्ध भाषा में रक्त कहते हैं इसको। तो ब्लड एक ह्यूमन बॉडी में जो एडल्ट ह्यूमन होता है, एडल्ट ह्यूमन में जो होता है ब्लड कितना होता है? करीब 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर के आसपास ब्लड पाया जाता है एक एडल्ट ह्यूमन में। लेकिन एज के अकॉर्डिंग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उसमें मात्रा कम भी हो सकती है, आप में थोड़ा कम हो सकता है, 3, 3.5, 4 लीटर तक मिल सकता है ना, इतना। ये एडल्ट ह्यूमन का मतलब होता है वयस्क मनुष्य पूरा। अब इसके बाद में ब्लड की, आपको पता है कि ब्लड जो होता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, और संयोजी ऊतक का एक टाइप होता है, टिश्यू का ही टाइप है। तो ब्लड को स्टडी करने के लिए इसको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला तो है इसमें कि ब्लड जो है एक तो प्लाज्मा से मिलकर के बना हुआ है, प्लाज्मा, इसको हिंदी में भी प्लाज्मा ही कहते हैं। ब्लड किससे? प्लाज्मा से। और दूसरा है कॉर्पोरल्स को कहते हैं रुधिराणु। क्या कहते हैं? रुधिराणु, यानी कि ब्लड के ही अणु ऐसे जिनसे ब्लड बना हुआ है मिलकर के। दोनों का परसेंटेज की यदि मैं बात करूं तो परसेंटेज जो होता है प्लाज्मा जो होता है करीब 55%, या 56 भी होता है, 57 भी कह देते हैं कभी कभी, और इसका जो होता है 45%, यानी कि इनका कंपोजिशन जो होता है इतना होता है इनको बनाने में। समझे नहीं? ब्लड को बनाने में, जो हमारी पूरी बॉडी में नसों में दौड़ रहा है ब्लड, उसको बनाने में 55% उसमें प्लाज्मा होता है, 45% कॉर्पोरल्स होते हैं। प्लाज्मा अपने आप में गाढ़ा चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जो बहुत ही, उसको छानने के बाद निकलता है। यदि हम इसमें से चेकआउट करें, जो प्लाज्मा होता है हमारा, प्लाज्मा के अंदर भी इवन 90% तक वाटर ही होता है, 90% तक ही वाटर होता है इसमें भी, प्लाज्मा में। बाकी 10% के अराउंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या एंजाइम्स, इनका कंपोजिशन होता है इसमें प्लाज्मा के अंदर। अब आते हैं कॉर्पोरल्स क्या होते हैं। कॉर्पोरल्स को बांटा गया है कई सारे ग्रुप्स में, जिसमें सबसे पहला आपका टाइप आता है, इसको कहते हैं हम WBC। क्या कहते हैं? WBC। दूसरा टाइप है इसका RBC, और तीसरा प्लेटलेट। ये मैंने आपको पहले बताया है, मुझे याद है कि आपको शायद पहले बताया होगा कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो WBC जो है इसको कहते हैं हम व्हाइट ब्लड कॉर्पोरल्स। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पोरल्स। सेल्स भी बोल देते हैं, बट सेल इतना उपयोगी वर्ड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सेल तो अलग चीज है बॉडी के अंदर। ये हम ब्लड के अंदर की बात करें तो उसमें कॉर्पोरल्स पाई जाती हैं, समझे नहीं? ब्लड की कॉर्पोरल्स होती हैं, इसलिए सी का मतलब यहाँ पे सेल नहीं, कॉर्पोरल्स होता है। आप चाहें तो समझ सकते हैं कि सेल भी छोटी यूनिट है, कॉर्पोरल्स भी बहुत छोटी अणु ही है ना। तो व्हाइट ब्लड कॉर्पोरल्स, इसकी फुल फॉर्म हो गई व्हाइट ब्लड कॉर्पोरल्स। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो है RBC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रेड ब्लड कॉर्पोरल्स। इसी तरीके से प्लेटलेट्स की कोई फुल फॉर्म नहीं है। प्लेटलेट्स का जो नाम है, वर्गीकरण है, ये इसके ज्योमेट्रिकल शेप की वजह से रखा गया है। इसकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है प्लेट के जैसी, जैसे डोनट टाइप का होता है,
अंदर से दबा हुआ, तो इसी तरीके से इसकी आकार होता है, इसी कारण इसका नाम प्लेटलेट्स रखा गया था पहले भी। दूसरा, प्लेटलेट्स को हिंदी में बिंबाणु के नाम से जानते हैं, बिंबाणु, समझे नहीं। अगर शुद्ध हिंदी में आप देखना चाहें कहीं बुक्स में, एनसीईआरटी वाली बुक्स में, जैसे कि मेरे पास में एक एनसीईआरटी की ये बुक्स है, आपको लिख रहा है इसमें एनसीईआरटी का सार संकलन, यानी कि कलेक्शन है पूरा, 6 to 12th क्लास तक पूरी चीजों का डिस्कशन है इसमें, समझे नहीं। इसमें जो भी चीजें हैं सारी की सारी डिस्कशन है, एक एक छोटा छोटा पॉइंट भी। अब दूसरी बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट से क्या क्या कार्य करते हैं, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, जरा फंक्शन पे भी डिस्कशन करते हैं। फंक्शंस यानी कि इनके कार्य। फंक्शंस में यदि मैं बात करूं तो पहला है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आप जानते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पोरल्स कहते हैं, हिंदी में श्वेत रुधिर कणिकाएं के नाम से हम जानते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसी तरीके से रेड वाली को लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर अणु के नाम से भी जानते हैं, रुधिर अणु। जैसे ये वर्ड लिखा हमने यहाँ पे रुधिर अणु, श्वेत रुधिर अणु भी कह सकते हैं या श्वेत रक्त कणिकाएं भी कह सकते हैं ना। व्हाइट ब्लड कॉर्पोरल्स, आपको हिंदी इतनी मैटर नहीं करती, आप इंग्लिश वर्डों पे फोकस रखें, उनकी फुल फॉर्म पे केवल, ठीक है ना। अब डब्ल्यूबीसी के यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के केस की, तो डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करती है, ये करती है हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट, इम्यून सिस्टम में कार्य करती है। इम्यून सिस्टम में ही डब्ल्यूबीसी से ही मिलकर के इम्यून सिस्टम बना हुआ है हमारा, डब्ल्यूबीसी के अंदर ही इम्यून सिस्टम वर्क करता है। जैसे यदि मेरे कहीं पे खरोंच आ जाए या चोट लग जाती है जरा सी अचानक से ही कहीं पे भी, तो चोट क्या काम करेगी, इसको चोट को भरने के लिए तुरंत ही डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में से दौड़ करके तेजी से आती और वो वहां पे आकर के अपना जाल बनाते हैं, समझे नहीं, एक नेट तैयार करते हैं जिसको हम कहते हैं रुधिर का थक्का बनना, समझे नहीं, और तुरंत ही आकर के अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती हैं। इनकी खास बात होती है डब्ल्यूबीसी की कि अपने आप को खत्म कर लेती हैं, तुरंत ही मार लेती हैं, यानी कि मिलकर के जम जाती हैं एक साथ ही। यानी कि जो चोट के बाहर खुरंड बनता है वो डब्ल्यूबीसी की डेड सेल्स हैं। आगे आपको समझ में अब, यानी कि जो खुरंड आपकी जहां पे चोट लगी हुई है वो जमता है, तो वो क्या है, डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है। वो डब्ल्यूबीसी डेड सेल्स हो गई हैं, मृत कोशिकाएं हो गई, मरी हुई हैं, हट जाएंगी फिर उस समय, यानी कि खुद को सुसाइड कर लेती हैं तुरंत आकर के, नेट बना लेती हैं, अपनी एक आर्मी तैयार करती हैं। जैसे पानी लीकेज होता है तो वहां पे आकर के कोई जाल लगा दें, इस तरीके से, समझे नहीं। तो ये काम करती है प्रोटेक्शन में, इम्यून सिस्टम को बाहर बहने से, यानी कि हमारे अंदर की जो एनर्जेटिक चीजें हैं उनको बाहर निकलने से रोकती है। डब्ल्यूबीसी तुरंत आकर के एकदम इकट्ठा हो जाती हैं, पूरे ब्लड में से दौड़ करके वहीं पर आ जाती हैं जहां उनको सूचना मिलती है, समझे नहीं। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे आती है, नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग आती है, नर्वस सिस्टम के थ्रू ही ये इंफॉर्मेशन चलती है। नर्वस सिस्टम भेजता है, जैसे ही आपको चोट लगी तो दर्द हुआ, एहसास गया, नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा, ब्रेन ने तुरंत ही इन्फॉर्म कर दिया डब्ल्यूबीसी को, पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, कि तुरंत वहां पर डब्ल्यूबीसी भेजो, उस जगह पे हानि हुई है ब्लड की या उस जगह पे शरीर में चोट आई है, वो भेजता है वहां से, समझे नहीं। अब किसी किसी में जैसे कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनकी जो है बैक वाली पेन, जिसको कहते हैं स्पाइन फेल हो जाती है कभी कभी, किसी दुर्घटनावश, किसी एक्सीडेंटल थ्रू, है ना। तो क्या करते हैं कि उनके अंदर रिवर्स वाली जो एक्शन है वो नहीं पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी देखा जाता है कि ये वर्क नहीं करती हैं, यानी कि उनके अंदर थक्का नहीं जमता कभी कभी ऐसे लोगों में जिनके अंदर इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। एक और रोग होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में भी रुधिर का थक्का नहीं जमता, डब्ल्यूबीसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, समझे नहीं। यानी कि ब्लड जहां पे कट गया तो निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा, या तो उसकी ट्रीटमेंट कराओ तुरंत ही, ऑपरेशन करा के बंद कराओ, अदरवाइज निकलता रहेगा। यानी कि घाव बहुत कम भरते हैं, बहुत देरी से भरते हैं उनके लोगों के, समझे नहीं, जिसको हम कभी कभी कोढ़ की बीमारी भी कहते हैं, समझे नहीं। ऐसे लोगों में डब्ल्यूबीसी की शॉर्टेज हो जाती है। अब दूसरा इसका फंक्शन समझ में आया, दूसरा है आरबीसी। आरबीसी, आरबीसी क्या है, जूम मत करना इसको। आरबीसी जो है, आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर अणु, लाल रुधिर अणु, रेड ब्लड कॉर्पोरल्स। ये रेड ब्लड कॉर्पोरल्स क्या कार्य करते हैं, ये करते हैं ब्लड को रेड कलर देने का कार्य है। यानी कि ब्लड का जो रेडनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, आरबीसी की वजह से।
आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस होता है। वो क्या काम करता है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन करता है हमारे ब्लड को आयरन की मात्रा को कंट्रोल करना, यानी कि हमारे ब्लड में भी आयरन पाया जाता है ऑलरेडी। हाँ सर, कुछ बात थी क्या इसमें? अभी चीजें आरबीसी अभी बताया हमने कि जो हमारे पास में इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस जो क्या कार्य करता है? ब्लड को रेडनेस देने का कार्य है। और हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आयरन। अब आप कहेंगे कि आयरन मीन्स तो लोहा होता है, क्या हमारी बॉडी में लोहा होता है? हाँ होता है, यानी कि लोहे की मात्रा हमारी बॉडी में पाई जाती है। अब इस लोहे की मात्रा में आयरन की मात्रा पे ही डिपेंड करता है क्या चीज? आज आपको नई चीज मिलेगी, ध्यान से सुनना है। आयरन की मात्रा पे डिपेंड करती है हमारे कलर की स्किन। हमारे स्किन का कलर जो है, स्किन का टोन डिपेंड करता है आयरन की परसेंटेज पर। आयरन की परसेंटेज क्या है बॉडी में, समझे नहीं? और दूसरा इसी से ही डिपेंड होता है कि मेल और फीमेल में जो स्किन में बदलाव हैं, मेल्स एंड फीमेल्स में जो बदलाव हैं, सिर्फ 2-3 ग्राम का ही अंतर होता है। जब ब्लड टेस्ट आप कराएंगे कहीं पे अपना ब्लड TLC, हीमोग्लोबिन, ये सब चीजें लिखता है। तो अब हीमोग्लोबिन का जो रेंज आता है गर्ल्स में जो होता है वो लिखता है कि पॉइंट में कहां से कहां तक, यानी कि वो लिखता है कि 10 से 14 तक पॉइंट में पाया जाएगा हीमोग्लोबिन। और यदि मेल्स की बात है तो मेल्स में आएगा 14 से 18 के बीच में, यानी कि पहले से ही वहां भी ज्यादा है। और वो पर mm³ होता है, पर मिलीमीटर क्यूबिक में होती है उसकी यूनिट, यानी कि हमारी बॉडी के 1 मिलीमीटर क्यूब में जो पाए जाते हैं ब्लड है उसमें कितना आयरन है, समझे नहीं? उसको पॉइंट में दिखाया जाता है। तो यहां से भी पता लगता है कि महिलाओं में जो ब्लड आयरन की मात्रा वो कम होती है। अब आयरन अपने आप में सॉलिड चीज है, लोहा खतरनाक चीज है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि मेल्स में ज्यादा पाया जाता है पहले से बनावट में ही। तो ये जो ऊपर की स्किन का जो कलर है, ये भद्दे टाइप की जो जेंट्स में पाई जाती है स्किन की जो टोन है, ये इसलिए रूखी और खुरदुरी टाइप की होती है, जबकि फीमेल्स की जो स्किन है वो सॉफ्ट होती है इसके कंपेरिजन में, समझे नहीं? किसकी वजह से होती है? इसी आयरन की वजह से, आयरन की परसेंटेज की वजह से ही, मात्र 1-2 ग्राम की वजह से ही। अब ये पाउडर वाली फॉर्म में होता है, ना कि कोई ऐसे। कभी कभी क्या होता है कि आयरन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कभी देखे होंगे कि ताकत का इंजेक्शन लगवा लेंगे, चलो उस पर डॉक्टर पे चल करके, तो वो रेड कलर का लगाता है, आपको लगता है कि खून चढ़ा रहा है उसमें, वो समझे नहीं? महिलाओं में लगते हैं कभी कभी ताकत के इंजेक्शन, वो आयरन के ही इंजेक्शन होते हैं, समझे नहीं? आयरन का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, 150-200 रुपए का मार्केट में आता है, वो लगवाने को लगवा लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगाया जाता है, बिना प्रिकॉशन के, बिना सजेशन के नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो जाम कर देता है बॉडी को, एकदम शिथिल भी कर देगा कभी कभी। बहुत ही केयरफुली लगवाते हैं उसको, वीकनेस के अकॉर्डिंग और टेस्ट के थ्रू ही लगाया जाता है वो हमेशा ही। इसलिए जो मेल और फीमेल की जो बनावट है, मेल एंड फीमेल की जो बनावट है, उसमें जो गोरापन कलर है, यानी कि कलर का जो गोरापन है और स्किन का जो सॉफ्टनेस है, वो इसी आयरन की परसेंटेज पे डिपेंड करता है। आइए आपको बात समझ में अब, यानी कि मेल एंड फीमेल जो है, मेल एंड फीमेल, इसमें आयरन की परसेंटेज में कहीं ना कहीं कमी है, यानी कि इनमें तो कम होता है, इनमें थोड़ा ज्यादा होता है, अपर होता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बॉडी सॉफ्ट के बजाय इनकी हार्ड हो जाती है मेल्स की। यानी कि सभी के सभी जेंट्स की पूरी दुनिया में स्किन आप देखोगे तो सबकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट खुरदरी टाइप की मिलेगी, हाथों में रूखापन मिलेगा हमेशा ही, जबकि फीमेल्स में क्या मिलेगा? स्किन ज्यादा सॉफ्ट मिलेगी और ज्यादा गोरापन भी मिलेगा, इसी की वजह से ही। आ रही है बात? हालांकि ये अलग, इसके लिए 1-2 फैक्टर और भी वर्क करते हैं, ये सिर्फ इसलिए बताया गया है कि ये जो फीमेल्स के और मेल्स की बॉडी है उसमें जो खुरदरापन और ये जो स्किन की जो टाइटनेस है वो सिर्फ आयरन की मात्रा पे डिपेंड करती है। समझ में आ गया नहीं? अब इसके बाद में लास्ट जो रह गया है, ये रह गया हमारा आरबीसी। बता दिया आरबीसी क्या कंट्रोल करता है। आरबीसी जो काम करता है ऑक्सीजन के परिवहन का भी काम करता है यही, यानी कि ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको भी यही लेकर के जाता है। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक जो ऑक्सीजन जाती है लंग्स में, सबसे पहले हमने शक किया, सांस ली अंदर के, जिसको कहते हैं इनहेल जब हमने किया सांस को, तब हमारे लंग्स में पहुंच गई। लंग्स से क्या होती है? हार्ट खींचता है। हार्ट जब हार्ट की कंस्ट्रक्शन आएगी तब आपको बताएंगे, वो छोटी क्लास में नहीं है, वो 10th क्लास में ही हार्ट की कंस्ट्रक्शन भी। समझ में आई आपको? हृदय की संरचना भी आएगा क्वेश्चन उसमें, किस तरीके से हार्ट हमारा काम करता है, 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है, तो उसको भी बताएंगे कौन कौन से जो राइट आर्टिकुलम और इस तरीके से वेंट्रिकुलम होते हैं।
तो सबसे पहले हार्ट लेता है, हार्ट क्या काम करता है, पंप का काम करता है, पंप के थ्रू सभी अंगों तक भेज देता है और किसमें, ब्लड में मिला करके ऑक्सीजन को, और वहां से कोशिकाएं अपने अपने पास में कोशिकाएं ले लेती हैं उस ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को कहाँ काम करती हैं, जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम की एक जगह होती है, पावर हाउस जिसको कहते हैं, समझे नहीं, वो उसको ऑक्सीजन को लेता है, अपना कार्य चलाता है, अपना आगे को भोजन बनाता है उसी में ही, समझे नहीं। एटीपी और एएनडीपी के नाम से बनती हैं, एटिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो मैंने लिखवाया था आपको, कभी याद है आपको, एटीपी मैंने वर्ड बोला था पहले भी, तो वो वाली एटीपी में ही एनर्जी बनती है। इसके बाद में जो अब थर्ड पार्ट है वो रह गया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मैंने बता दिया, प्लेटलेट्स बस सबसे एंड में वर्क करती हैं। दूसरा ये, जब डिफेंस सिस्टम हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फेल हो चुका होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स बाद में आती हैं। प्लेटलेट्स भी, इनकी संख्या यदि मैं बात करूं तो इनकी संख्या जो होती है एक ह्यूमन बॉडी में एवरेज में 1.5 से 4.5 लाख इतना होती है पर mm क्यूब में, पर mm क्यूबिक होती है यूनिट, ये मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब में इतने जो हमारी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इससे नीचे यदि कम हो जाती हैं तब कहते हैं कि प्लेटलेट्स गिर गई हैं ना। ये सबसे लास्ट में चलती हैं, एक्टिवेट होती हैं जब कोई बाहर से हमला होता है बॉडी में, ये सबसे लास्ट में होती हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आई इतनी बातें? हाँ, तो ये ब्लड की बेसिक संरचना थी, जो ब्लड को मैंने बताया कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अब रहा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है 55% अलग निकाल दो, सिर्फ इतना, तो इतना जो झमेला है ये सिर्फ कॉर्पोरल्स के अंदर है, समझे नहीं। प्लाज्मा का कोई खास कार्य नहीं होता है बॉडी में, सिर्फ वो लिपिड्स और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स या इस तरीके की जो सब्सटेंस है उनको मेंटेन करके रखता है, उसमें भी 90% वाटर ही होता है। और इसकी जरूरत सबसे लास्ट में पड़ती है, जब कभी किसी को डेंगू वाला केस होता है तो उसमें प्लाज्मा ही चढ़ाया जाता है डायरेक्टली, समझे नहीं। लेकिन जो छोटे मोटे और तरीके के फीवर होते हैं उनमें ये डाउन होते हैं। पहले इनका क्रम होता है कि पहले WBC खत्म होंगी। WBC कब होती है खत्म? जब कोई अंदर बॉडी में हमला हो जाता है, WBC ही सबसे पहले एक्टिवेट होती हैं, उसके बाद RBC घट जाती हैं, फिर प्लेटलेट्स भी गिरती चली जाती हैं सब। उसके बाद भी जब यदि कोई नहीं बचता तब प्लाज्मा वर्क करता है, प्लाज्मा के अंदर भी अटैक हो जाता है फिर। चलिए, इतना ही काफ़ी है आज के लिए। मुझे लगता है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी।